एक ऐसा इतिहास का अनछुआ पहलू जिसके बारे में आज भी लोग आज़ादी के इतने सालों बाद भी पूरी तरह से नहीं जानते, तो इसकी लिबरेशन की कहानी लिखने का ये आइडिया आपको कैसे आया? तो वहाँ पर मेरे सामने वाले बेंच पे एक 90 साल के सज्जन बैठे थे, उनका शायद बेटा था साथ में। तो मराठी बोल रहे थे, मैं भी मराठी होने के कारण हमने उनसे बातचीत चालू करी और पूछा कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं स्वतंत्रता सैनिक हूँ। तो मैंने उन अंकल से पूछा कि आप गांधी जी के साथ थे क्या। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैंने तो बंदूक उठाई थी। दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, और अगर हम बात करें कि किसी भारतीय को कहें कि वो नक्शे पर ट्रेस करे तो शायद सारे लोग नहीं कर पाएंगे। उनका कॉन्टैक्ट बना, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा, आई हैव डन माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री, आई हैव नो डिजायर टू टॉक अबाउट इट। खट से फ़ोन रख दिया। पोर्तुगल ने अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था that पोर्तुगल इज डिफाइंड एज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। यानी ये कि जो उनकी कॉलोनीज है वो कॉलोनीज नहीं है, वो पुर्तगाल ही है, पुर्तगाल ही है। तो इसीलिए आपको उनको छूना यानी नाटो के साथ युद्ध परिस्थिति में आ जाना। तो एक नया नया आज़ाद हुआ देश इस समय नाटो के सारे देशों के साथ किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट लेने की परिस्थिति में नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका उस समय जो था वो एक बड़ा संयमी डिसीजन था। नमस्कार, स्वागत है फिर से सबका किताबी बातों में। मैं हूं अभिषेक, बुक्स वाले भैया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ है तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जी हाँ, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से, और भारत के कई ऐसे भाग थे जो अभी भी गुलामी के अंदर ही थे। भारत आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से कई सालों बाद, और ये इतिहास का वो पहलू जो हमने आज तक नहीं देखा। इसमें एक पहलू था दादरा नगर हवेली की आज़ादी, द लिबरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली। उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है नीलेश कुलकर्णी जी। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किताबी बातों में। नमस्कार। और नीलेश जी की ये किताब अपराइजिंग रिजर्वेशन दादरा नगर हवेली, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और नीलेश जी किताब के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो नीलेश जी को सिर्फ एक ऑथर कहना गलत होगा। नीलेश जी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं, क्रिकेट कॉमेंटेटर हैं, तो जिसे हम कहते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। और नीलेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका, बहुत धन्यवाद, आने के लिए शुक्रिया। और एक बात मैं पूछना चाहता था, हम किताब के बारे में तो बात करेंगे, भारत की आज़ादी के अनछुए पहलुओं की बात करेंगे। एक मन में जिज्ञासा थी आपकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, एक ही जीवन में इतने सारे कार्य इतनी बखूबी से ये कैसे कर पाते हैं? ये सारे के सारे कार्य अगर आप देखे जाए तो 2-3 चीज़ों से ही संबंधित है। मतलब मैं क्रिकेट कॉमेंट्री करता हूँ, थिएटर करता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली बोलने से संबंधित है, माइक पर बोलने से संबंधित है। या तो ये सारे, इनका सबका रूट जो है थिएटर में है। तो इसीलिए मैं इनको अलग अलग विधाएं नहीं मानता। ये देखने के लिए अलग अलग विधा है, एक्चुअली वो एक ही विधा है। इट्स द यूज़ ऑफ माई वॉइस। तो जो मैंने सबसे पहली बार सीखा थिएटर में, जब मैं 6 साल की उम्र में स्टेज पर गया, तो मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। और थिएटर एक ऐसा ग्राउंडिंग है कि जिसके अंदर अगर आप एक बार पढ़ जाते हैं तो आप बहुत सारी कलाएं एक्चुअली आपके अंदर आ जाती है, एक तरह से देखा जाए तो थिएटर के बैकग्राउंड के कारण ये सब कुछ मैं कर पाया। लेकिन मैं आज की तारीख में ये सब कैसे मैनेज कर पाता हूँ, ये अक्सर पूछते हैं लोग, शायद आपका आशय भी यही हो। तो वो इसलिए कि वो मैं साइलोज में करता हूँ। मतलब अब मैंने पिछले 6 महीने से, जब से मैंने इस किताब के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काम किया, तो वॉइस ओवर थोड़े कम कर दिए। पर अदरवाइज हर थर्सडे को मेरा वॉइस ओवर डे होता था जब मैं रिकॉर्डिंग्स के लिए जाता था। जब मैं प्ले करता हूँ तो 1-1.5 महीना जो रिहर्सल चलती है, उन दौरान शाम को मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं होती उसके अलावा। तो मैं उस साइलो में जब होता हूँ तो मैं सिर्फ उसका होकर रह जाता हूँ। एंड दैट इज़ द ओनली वे आई थिंक आई कैन प्रॉब्ली मैनेज ऑल द वेरिएशंस दैट आर पॉसिबल। एज एन ऑथर भी, जब मेरी किताब का जैसे अब पीक आया है, अब इसमें मैंने सारी चीज़ें साइड में लगा दी। मैं क्रिकेट कॉमेंट्री नहीं कर रहा, वॉइस ओवर्स नहीं कर रहा, थिएटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किताब पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन अलग अलग विधाओं को करने में जो एक मज़ा है, एक नयापन रहता है अपने अंदर भी, और आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ में भी, उसका मुझे मज़ा आता है। नो डाउट, वो तो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर कोई इन कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। वो भी काफ़ी वेरिड चीज़ें आप करते हैं। तो नरेश जी, बात करते हैं किताब की दादरा नगर हवेली का लिबरेशन। दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, और अगर हम बात करें कि किसी भारतीय को कहें कि वो नक्शे पर ट्रेस करे तो शायद सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत कम ही कर पाएंगे। और जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, तो शायद एक स्कूल के बच्चे को इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। और मेरे ख्याल से ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का मर्जर हुआ था 2020 या 21 में। एक ऐसा इतिहास का अनछुआ पहलू जिसके बारे में आज भी लोग आज़ादी के इतने सालों बाद भी पूरी तरह से नहीं जानते, तो इसकी लिबरेशन की कहानी लिखने का ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया मैं नहीं समझता कि मेरे को आया।
ये मुझे किसी ने भेजा। और किताब के लिखने में इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं कि वो सारे के सारे कोई ना कोई एक शक्ति थी जो मुझे गाइड कर रही थी कि ये इतिहास तूने ही सामने लाना है, उसको मुझसे वो लिखवाना था, ऐसे मेरी मान्यता है। उसका कारण यह है कि इसके बारे में जो पहली चीज़ मुझे पता चली कि ऐसा कोई संग्राम हुआ भी था, इट वॉज प्योरली बाय कोइंसिडेंस। मैं और मेरी पत्नी नासिक जा रहे थे, मेरी जो पहली किताब थी इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण, उसकी रिसर्च के लिए। तो हम लोग, मुझे ट्रेन में जाना अच्छा लगता है, मैं प्रेफर करता हूँ छोटी डिस्टेंसेस के लिए फ्लाइट ना लूँ, एक ट्यूब में बंद किए जैसा महसूस होता है मुझे उसके अंदर। ट्रेन आर मच मोर लिबरेटिंग, आप बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, गप्पे मार रहे हो, हंस रहे हो, सो रहे हो। तो वहाँ पर मेरे सामने वाले बेंच पे एक 90 साल के सज्जन बैठे थे, उनका शायद बेटा था साथ में, तो मराठी बोल रहे थे। मैं भी मराठी होने के कारण हमने उनसे बातचीत चालू करी और पूछा कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं स्वतंत्रता सैनिक हूँ। तो मैंने उन अंकल से पूछा कि आप गांधी जी के साथ थे क्या। उन्होंने कहा अरे नहीं, मैंने तो बंदूक उठाई थी। तो जब उन्होंने बंदूक का नाम लिया तो मैंने बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए तो आप उस एज ब्रैकेट में टाइम फ्रेम नहीं बैठ रहा है, और चित्तगोंग अपराइजिंग वाला भी टाइम फ्रेम नहीं बैठ रहा है, तो क्या आप नेवल म्यूटिनी में थे? भगत सिंह वाला टाइम फ्रेम नहीं बैठ रहा है, तो क्या आप नेवल म्यूटिनी में थे 47 वाली? नहीं, मैंने तो दादरा नगर हवेली के संग्राम में हिस्सा लिया था। तब मैंने वही सवाल पूछा जो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है, कहाँ हुआ है, कहाँ दादरा नगर हवेली? तो उस पर उन्होंने कहा सिलवासा। जब मैं सिलवासा कहता हूं तो अभी भी लोगों की बत्ती थोड़ी सी जल जाती है, क्योंकि एक हर्ड ऑफ नेम है, थोड़ा सा हल्का सा कैपिटल है, थोड़ा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काफ़ी कारणों से वो कई बार प्रोमिनेंट रहता रहा है, तो लोगों को पता चला। तो वहाँ से मुझे उस कहानी के जानने की शुरुआत हुई। तब नेचुरली मैं इंट्रीग हुआ, मैंने उनसे पूछा कि क्या था क्या नहीं था। तो उन्होंने अपने बारे में पूरी बात बताई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि पूरा आ जाओ, मैं तुम्हें पेपर्स देता हूँ। मैंने कहा जी मैं लेखक हूँ, ये तो बहुत अच्छी कहानी है, क्या लिखी गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, आज तक इसके बारे में समग्र रूप में किसी ने नहीं लिखा। तो मैंने बोला मैं ये लिखना चाहता हूँ, आप क्या मुझे इजाज़त देंगे? उन्होंने हाँ कर दी। फिर हम पुणे चले गए, पुणे जाके उनको फ़ोन किया ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने बाद। तो दे रिफ्यूज़ के नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। मैं इस तरह उनको रेगुलरली फ़ोन करता रहा, पुणे विजिट भी करता रहा, उनके पीछे भी लगा रहा। करीब 1.5 साल बाद वो कन्विंस हुए कि मैं एक्चुअली ये किताब लिखना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा कि बहुत लोग आते हैं ऐसी बातें करके चले जाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा तूल उसको नहीं देते, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं और फिर हमें उनके पीछे भागना पड़ता है वापस लेने के लिए। तो अब तुम 1.5 साल से पीछे पड़े हो, मतलब तुम्हारा मन है लिखने का, तो ये कागज़ ले जाओ। तो उन्होंने मुझे घर बुलाया, अपनी कहानी बताई, इतने कागज़ मुझे दिए। तो उसके बाद मुझे पूना के उसमें इस जो लिबरेशन का स्ट्रगल था, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, 4 थे रादर। कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें आज़ाद गोमांतक दल था जो गोवा कांग्रेस का एक घटक था, इसमें लोकल वर्ली ट्राइबल्स थे, और पूना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। तो मुझे उन स्वयंसेवकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी थी वो पता चली। अब जब वो डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने लगा तो मुझे तब तो ये लगता था कि यही पूरी कहानी है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं जिक्र आया गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों का। और वो जिक्र देखिए, मेमोइर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि अपन अपनी ही कंट्रीब्यूशन लिख पाते हैं, बैकग्राउंड में दूसरे ने किसने क्या किया अपने को पता नहीं होता। और अगर हमारी कंट्रीब्यूशन उस स्ट्रगल में एक पर्टिकुलर सेगमेंट की है तो हमें वो सेगमेंट ही पता है, उसके अलावा उसके पीछे क्या हुआ था, क्या विचार चला था, आगे क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं है। तो गोवा का सिर्फ जिक्र आया, तो उस जिक्र में एक नाम आया प्रभाकर सिनारी। मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था सिवाय एक नाम और एक स्टेट, प्रभाकर सिनारी गोवा। 2 चीज़ें मालूम है मुझे, वो बंदा ढूंढना है कहाँ से, वो कौन है शख्स, उनको ढूंढना है। तो मैंने अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें सब में ये डाला, और पर्टिकुलरली गोवा से संबंधित लोगों में डाला। एक मेरी मित्र है गोवा में, डायना चार्ल्स करके, बहुत साल से संपर्क में नहीं थी। उन्होंने फेसबुक पे कोई गोवा लिबरेशन पे मैसेज डाला, मैंने तुरंत उनको मैसेज किया कि मुझे गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना है, क्या आप कुछ मुझे बता पाएंगे इस नाम के बारे में? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने गोवा के ग्रुप में डाल देती हूँ। उन्होंने अपने ग्रुप में डाला, और विद इन 7 डेज मेरे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें सिनारी जी का नंबर था। तो आई वॉज एबल टू कॉन्टैक्ट हिम। तो कोइंसिडेंस मतलब एक तो मुझे नंबर मिला एक स्टेट में एक आदमी का केवल नाम के आधार पर, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। वो भगवान की दया से हयात थे और आज भी है। ही वॉज इन गुड हेल्थ, ही वॉज इन अ पोजिशन टू टॉक। तो उनका कॉन्टैक्ट मिला, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा आई हैव डन माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री, आई हैव नो डिज़ायर टू टॉक अबाउट इट। खट से फ़ोन रख दिया, और फिर उनको चेज़ करने का प्रोसेस शुरू हुआ। एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ही टोल्ड मी ठीक है गोवा आ जाओ तो मिल लेना। मैं और पत्नी नेक्स्ट डे गोवा चले गए। ये सोच के जब कहा है तो भी मौके का फ़ायदा उठाओ। हमने उनको फ़ोन किया, ही सेड कि क्यों, मैंने तो कहा था आने पे करना। मैंने कहा जी मैं आ गया। बोले तुम अगले दिन ही आ गए, अब मैं ना बात करूँ तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो ही सेड व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? आई सेड आई विल कम बैक and I'll keep coming back till you talk to me. Right. So 6th day from going there, he called me home.
मैं घर गया तो उन्होंने मुझसे खुल के बहुत बात की और मुझे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दी गोवा के डॉक्यूमेंट्स में जिक्र आया वर्ली ट्राइबल्स का और कम्युनिस्ट पार्टी का। जो वहीं के लोकल, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे उनका जिक्र आया कि उनकी भी मदद ली गई थी, जो पूना के डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं था, क्योंकि पूना के अधिकांश लोग सिलवासा लिबरेट होने के बाद विल कम टू दैट लेटर ऑन वापस चले गए थे। तो ये वर्ली ट्राइबल्स ने गोवा के लोगों के साथ मिलकर वो लास्ट स्टेज में लड़ाई लड़ी थी, उनका जिक्र आया। अब उनको ढूंढो तो कहाँ ढूंढो आप, उनका तो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो मैं वर्ली पहुंचा, वहाँ हमारे कोई एक लोकल कॉन्टैक्ट थे, एक राजनीतिक नेता है दीपक यादव, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो वो स्टेशन पे हमें मिले, लेने आए, और जब उनको हमने कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें वर्लियों का कंट्रीब्यूशन तो किसी ने नहीं लिखा, और चूंकि मैं लोकल हूँ मैं चाहता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में आना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। तो वो मुझे वर्लियों के जंगलों में जो गाँव है उन गाँवों में ले गए, और वहाँ से ढूंढ के हमने 3 या 4 ऐसे लोगों को ढूंढा कि जिन्होंने उस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अब तक है, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई। अब इन सब डिटेल्स को इकट्ठा करके ये कहानी बनी। तो अब देखिए कितने कोइंसिडेंसेस हैं जिनके कारण अल्टीमेटली ये स्टोरी बनी। तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये सूझी, ये मेरे साथ घटी, और इस कहानी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे लिखो, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इसको लिखकर डॉक्यूमेंट किया एक जगह। तो यहाँ पर नीलेश जी एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बुक तो मैंने पढ़ी और आपने वर्णन किया, तो आरएसएस, एक कांग्रेस का दल, आज़ाद गोमंतक दल, कम्युनिस्ट और वर्ली जो ट्राइबल्स, 4 अलग अलग दल, और मेरे विचार में चारों बहुत ही विपरीत विचारधारा के लोग, इन लोगों ने एक साथ आकर देश के एक भाग को आज़ाद कराने के लिए, और जैसा कि हमने बुक में बताया कि पंडित नेहरू ने कहा था क्योंकि ये नेटो के अंडर है, क्योंकि पोर्टुगल ब्रिटिशर से तो आज़ादी पा चुके थे, लेकिन पोर्टुगल बेसिकली नेटो का रोल था, और वहाँ पे कुछ करना भारत सरकार का मतलब था कि अब नेटो से एक लड़ाई होने परिस्थिति बनाना। तो सरकार से उस वक्त समर्थन नहीं था, पंडित नेहरू कहते तो लोगों की जिम्मेदारी है। तो एक तरफ से सरकार का सपोर्ट ना होना और विपरीत विचारधारा के लोग, तो ये आपको लगता है कैसे ये हुआ होगा कि ये लोग सब साथ आए, और जहाँ मेरे विचार इनके पास ना आर्म्स एम्युनिशन थे ना पैसा था। जी, वो तो हम उस पर आते हैं कि तो ये शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? ये एक्चुअली शुरुआत इसी बात से हुई। देखिए, दो गुट थे, आज़ाद गोमंतक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूना बेस्ड जो थे, ये 2 मुख्य घटक थे। तो आज़ाद गोमंतक दल के जो स्वयंसेवक थे वो गोवा कांग्रेस से टूट के बने थे। जिस तरह कांग्रेस में भी गांधी जी से मतभेद होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग हुए थे, क्योंकि वो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे और गांधी जी सशस्त्र क्रांति को नहीं मानते थे। उसी तरह गोवा कांग्रेस के भी 2 गुट बने, और एक गुट ने आज़ाद गोमंतक दल बनाया, जो मानता था कि पुर्तगाली इतने क्रूर हैं, इतने क्रूअल हैं कि इनको हम सत्याग्रह जैसे तरीकों से इनको नहीं भगा सकते, इनको भगाना है तो शक्ति परीक्षा से ही ये लोग भागेंगे, तो हमें बंदूक उठानी पड़ेगी। ऐसा सोचने वाले जो कुछ लोग थे, इन्होंने आज़ाद गोमंतक दल बनाया, जो काफ़ी साल तक जिस तरह कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस का जो नाता है उस तरह का उनका गोवा कांग्रेस से नाता रहा, लेकिन फिर ये हट गए। इन्होंने फंड्स रेज करने के लिए एक बैंक लूटी, ट्रेजरी लूटने की कोशिश की। उस दौरान कुछ अरेस्ट हुए, जैसे सिनारी जी अरेस्ट हुए थे, और एक गार्ड की मृत्यु हो गई थी उसमें, और एक आध को जख्मी किया गया था। उसमें उनको एज एनिमीज ऑफ द कंट्री करके अरेस्ट किया गया था। वो वहाँ से जेल तोड़कर भागे। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो किताब में आपने पढ़ी होगी। और वो महाराष्ट्र आ गए। तो उनके तरह के कई ऐसे स्वयंसेवक वहाँ थे जिन्होंने वहाँ शस्त्र उठाए थे और जिनके पीछे गोवा पुलिस पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको अरेस्ट करके वो डिपोर्ट करना चाहते थे। और जैसे अपना काला पानी होता था अंडमान निकोबार, उसी तरह उनका अंगोला हुआ करता था। तो या तो दीव का एक हिस्सा है, आप दीव गए तो आपने देखा होगा एक देयर इज अ आइलैंड जेल, एक वहां से दिखती है फोर्ट से, वो जेल थी उनकी, जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था, जहां से कोई भाग नहीं सकता, या अंगोला भेज दिया जाता था। जब ये डर इनके वारंट थे तो ये लोग भाग के आ गए थे। तो ये बेलगांव में इन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल टाइप आज़ाद गोमंतक दल का ब्रांच ऑफिस बनाया था। तो ये दोनों जो थे गुट, ये इकट्ठे हुए सबसे पहले, और इन्होंने इकट्ठे होकर लड़ाई की बात शुरू की। तो गोवा के जो थे वो तो आए ही थे इस पर्पस के लिए, इसलिए उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। आरएसएस का जो गुट था ये इस बात से प्रेरित हुआ कि ये लोग सावरकर जी के आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस थे और अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में था। तो वो ये कहते थे अखंड की भारत की बात तो तब करेंगे जब पूरा भारत आज़ाद हो। हम जो 15 अगस्त को मना रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद है, मतलब 1947 से 1954 जब ये हुआ तब तक हम लोग आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। उस जश्न पे तो हमका अधिकार ही नहीं है हमारा, क्योंकि जब तक हमारे देश का पूर्ण आज़ाद नहीं है, जब तक हमारे देश का एक आदमी भी पारतंत्र में है, तब तक हमारा देश कैसे आज़ाद है। अगर मेजॉरिटी आज़ाद हो गई तो इसका मतलब आज़ादी नहीं होता। तो इस विचारधारा से प्रेरित थे, अखंड भारत की विचारधारा से प्रेरित थे। और जब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये आपने जैसे बताया स्टेटमेंट की कि द लिबरेशन of areas under Portuguese control is the responsibility of the citizens staying in it.
एंड इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल विल हैव नथिंग टू डू विद इट। ये जब उन्होंने स्टेटमेंट किया तो इन लोगों ने दिमाग में ये लिया कि अगर ये भारत सरकार इसको नहीं करेगी तो इसको हम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रति हमारा भी कोई उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है और हम उसका निर्वाह करेंगे। ये सोच के इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू करी और बाद में आज़ाद गोमांतक दल के कनेक्शन में आए और इन दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर आज़ाद गोमांतक दल के फ्लैग के अंडर ही इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसकी भी कहानी जब हम चलते हैं तो आते हैं, अदरवाइज किताब में रेफरेंस आपको आ जाएगी कि इन्होंने आरएसएस के फ्लैग के नीचे क्यों नहीं लड़े, क्यों आज़ाद गोमांतक दल के नीचे लड़े। दैट्स पार्ट ऑफ द बुक। तो ये एकत्रित हुए। ट्राइबल्स जो थे उनको कम्युनिस्ट पार्टी ने मोबिलाइज किया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की एक गोदावरी बाई परुलेकर करके नेता हुआ करती थी, जिन्होंने भारत की बाउंड्रीज के अंदर जो ट्राइबल एरियाज थे विच वर कंटिन्यूअस विद दिस एरिया, मतलब एक साथ लगे हुए थे, सिर्फ एक आर्टिफिशियल बाउंड्री थी देशों के बीच में कि जो अनमैन्ड थी, लोग इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर जाते थे। तो उस तरफ के जो थाना डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल्स थे उनके साथ उन्होंने प्री ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश टाइम में भी बहुत काम किया था और उनको ऑर्गेनाइज किया था। और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो अत्याचार उत्पीड़न था, उस उत्पीड़न के खिलाफ उनकी आवाज़ गोदावरी बाई ने और उनके हस्बैंड ने उठाई थी। तो वो ऑलरेडी उनमें काम कर रहे थे, तो उसके लिए उनको जेल में जाना पड़ा। और 1947 में जब वो जेल से रिलीज हुई तो उन पर एक बैन लग गया था कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाओगे, मतलब आज़ाद सरकार ने भी बैन लगाया था। तो उसके बावजूद वो गई सबसे मिलने, और जब गई तो उनके पीछे पुलिस पड़ गई। तो वहाँ के जो वर्दीज थे या कोंकणा थे इंडिया के टेरिटरी के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली वाले, उन्होंने कहा कि आप क्रॉस करके पोर्टुगल वाले एरिया में चले जाओ, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये डिस्गाइज करके पोर्टुगीज एरिया में चले गए और जब गई तो उन्होंने देखा वहाँ के ट्राइबल्स का हाल इससे भी बदतर है, तो उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो वो एक सेकेंड फोर्स बनी। तो इफेक्टिवली 4 थे, लेकिन 4 के बावजूद वो फोर्सेस 2 थी, एक कम्युनिस्ट थे और एक ये राइट विंग के अपने बंदे आज़ाद गोमांतक दल वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। उधर कम्युनिस्ट थे और वर्ली ट्राइबल्स थे। तो कम्युनिस्टों ने वर्ली ट्राइबल्स का काफ़ी नेतृत्व किया और कम्युनिस्टों ने दादरा आज़ाद कराया। दादरा नगर हवेली जब हम कहते हैं तो हमको लगता है कि हम 2 बराबर के जिलों की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। 72 गाँव में से 2 गाँव दादरा के हैं और 70 गाँव नगर हवेली के हैं। तो उन्होंने 2 गाँव दादरा के आज़ाद कराए और बाद में तैयारी शुरू की सिलवासा की तरफ बढ़ने की कि हम उसको भी अपनी ताकत पे आज़ाद कराएंगे। उसमें एक यूनाइटेड गोवल्स करके ग्रुप था जो सोशलिस्ट इंक्लाइन था, उसको मोरारजी देसाई उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र गुजरात द्विभाषिक स्टेट था उसके। तो उन्होंने तो एक रेलवे वैगन भी प्रोवाइड की थी, क्योंकि इट वॉज नॉट वायलेटिंग नेहरूज कंडीशन कि लोकल पीपल विल डू इट। तो यूनाइटेड गोल्स गोवा से आए थे, तो इनको एक वैगन प्रोवाइड की गई थी, उस रेलवे की एक डब्बा प्रोवाइड किया था जिसमें उन्होंने ट्रैवल किया और गवर्नमेंट ने इनको बॉर्डर तक सपोर्ट किया कि आप अंदर जाके जो मर्जी कीजिए, बॉर्डर तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। और जब इन्होंने दादरा आज़ाद कराया तो दमन के गवर्नर चाहते थे कि फौज लेके आए और इनको भगा दे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी इंडियन टेरिटरी के थ्रू आने की, तो इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट वो तो आज़ाद हो चुका था। हाँ, दादरा आज़ाद हो गया और एक्चुअली यहाँ दमन है, यहाँ दादरा है, यहाँ नगर हवेली है, बीच में 35 किलोमीटर इंडिया की टेरिटरी है। उसमें से उन्होंने उनको नहीं आने दिया, तो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किया। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अगर गोदावरी परुलेकर के गोदावरी बाई के अंडर, उन्होंने सोचा मोरारजी भाई ने, अगर ये वर्ली लोग आज़ाद करा देते हैं सिलवासा और इसको, तो इनका इस पे कम्युनिस्टों का आधिपत्य हो जाएगा। और उस समय तभी तेलंगाना की सिचुएशन हो चुकी थी कि जहां पर तेलंगाना में वर्चुअली एक फ्री गवर्नमेंट बन गई थी। हैदराबाद लिबरेट करने के बाद जंगलों में जो है तेलंगाना में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत साल तक कंट्रोल नहीं छोड़ा था अपना, और अब भी नक्सलिज्म आप देखेंगे तो तेलंगाना में उसी एरिया में है। तो मतलब वहां पे कम्युनिस्टों का गढ़ था। तब मोरारजी भाई को काफी एंटीपैथी थी कम्युनिस्टों से, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये कम्युनिस्ट दल वाले कब्जा कर लेते हैं तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, और मेरे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कम्युनिस्ट एनक्लेव आ जाएगा, हो सकता है इसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दे और हम कुछ ना कर पाए। तब इन्होंने इन लोगों को बुला के कहा अब आप भी चले जाइए। तो एक तरह से कम्युनिस्ट और ये पैरेलल चल रहे थे और कम्युनिस्टों के कुछ अटेम्प्ट्स फेल हो गए, और उस फेल होने के बाद ये वर्ली जितने थे ये कम्युनिस्टों को डिजर्ट करके अपने अपने गाँव में चले गए, ये सोच के कि अब अपना कुछ हो नहीं सकता। तो जब इन लोगों ने आज़ाद कराए तो इन्होंने दोबारा उनको रिमोबिलाइज किया और ये जाके कहा कि आखिरी मौका है, आप आ जाइए, आप हमसे मिल जाएंगे तो हम इनको भगा देंगे, आप नहीं मिल गए तो ये जिंदगी भर आपकी छाती पे बैठे रहेंगे। तो कम्युनिस्टों ने फिर इन लोगों को ज्वाइन किया। तो अल्टीमेटली जो लिबरेशन हुआ, कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने काफ़ी गाँव आज़ाद भी कराए थे, पर वो सारे ऐसे गाँव थे जिनके अंदर किसी में एक पुलिस वाला था, किसी में 4 गाँव में एक पुलिस वाला था, कोई भी नहीं था। तो दैट पार्ट वॉज लिबरेटेड बाय द कम्युनिस्ट एंड द वर्लीज। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन फाइट थी वो आज़ाद गोमांतक दल के बैनर के नीचे आरएसएस वाले और आज़ाद गोमांतक दल के वॉलंटियर्स ने लड़ी थी। But
बैकग्राउंड। ओवरऑल हम देखते हैं कि स्टिल एक कोऑर्डिनेटेड कंसंट्रेटेड एफर्ट था जो सब दल मिलके अपने अपने तरीके से, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेटेड नहीं था, बल्कि आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ किसी चीज में, वो किताब में है। हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ एरियाज कम्युनिस्ट ने आजाद कराए थे, जिसमें से वो पुर्तगालियों के बढ़ने पर चले गए थे छोड़ के, जी। और जब इन लोगों ने पुर्तगालियों से लड़के उसको आजाद कराया तो वो लोग वापस आ गए, वापस आ ये तो हमारा इलाका है, इसको तो हमने लिबरेट कराया। फिर उनका आपस में हल्का सा क्लैश भी हुआ, लेकिन वो क्लैश अल्टीमेटली वर्कआउट हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे हम ब्रिटिश रूल से आजादी, जब नरम दल गरम दल की भी बात करते हैं, हाँ, उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी आपस में थे थोड़े से। गोल सबका अल्टीमेटली था गोल, अल्टीमेटली चाहे कम्युनिस्ट हो, उनका सबका आज़ादी का था। उनका ये गोल था कि पोर्चुगीज जो लैंडलॉर्ड्स के माध्यम से काम करते थे जी। वहाँ पर, और काफ़ी उत्पीड़न वर्ली ट्राइबल्स का उन्होंने लोकल लोगों का किया था, जो करीब करीब 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज द ट्राइबल पॉपुलेशन, वर्नीस, कोंकणास, जो भी वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं। तो उनको आज़ादी दिलवाना और उनके हक दिलवाना, ये सबका उद्देश्य था, सबका उद्देश्य था। तो यहाँ पे नरेश दो बातें आती, पहले तो ये कि जैसे आपने कहा कि पंडित नेहरू ने उन्होंने कहा था कि एक उन लोगों की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि और भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि तुम एक राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए। तो उसके बाद मोरारजी देसाई का जैसे बुक में भी जिक्र आता है जी, कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सपोर्ट। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या उस टाइम पंडित नेहरू का डिसीजन अपने आप में सही था, और जो मोरारजी देसाई ने किया वो सही था? मैं मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, और मैं यही इसका जवाब देता हूँ कि शायद उस समय वही डिसीजन संपूर्ण था और पूरा था, क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए थे। उसमें एक टेक्निकल चीज़ थी, विच इज़ कि पोर्टुगल ने अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था that पोर्टुगल इज डिफाइंड एज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। यानी ये कि जो उनकी कॉलोनीज है वो कॉलोनीज नहीं है, वो पुर्तगाल ही है, पुर्तगाल ही है। तो इसीलिए आपको उनको छूना यानी नाटो के साथ युद्ध परिस्थिति में आ जाना। तो एक नया नया आज़ाद हुआ देश इस समय नाटो के सारे देशों के साथ किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट रहने की परिस्थिति में नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका उस समय जो था वो एक बड़ा संयमी डिसीजन था। लेकिन क्या वो डिसीजन कभी बदला जाता, क्या कभी दोबारा वो फौज भेजते, हम अभी इस समय उस पर तो किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि वैसा नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि चूंकि ये लड़ाई हुई, इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, जो हम शायद पॉडकास्ट में बाद में भी बात करेंगे, कि परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई जिसके कारण गोवा को आज़ाद कराना संभव हुआ। अगर ये युद्ध ना हुआ होता और दादरा नगर हवेली को आज़ाद ना कराया होता, तो शायद गोवा दमन दीव में आज तक पुर्तगाली बैठे, ये संभावना थी। जी। तो यहाँ पे एक बात और, जैसे आपने बोला ये एक आर्म स्ट्रगल था, रेवोल्यूशन, जैसे हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी इसकी, तो एक जो नैरेटिव चला कि हमें चरखे ने आज़ादी दिलाई, और दूसरी तरफ एक नैरेटिव है कि रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, जो आर्म स्ट्रगल में विश्वास रखते थे, जिसमें काफ़ी बड़े हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री अरबिंदो और शहीद भगत सिंह, काफ़ी बागा नेताजी है, बागा जतिन है, वहाँ मास्टर सूरज सेन थे चित्तौड़ में। फिर नेवल अपराइजिंग जो 1947 में हुई थी, जिनके तो नाम भी हमें नहीं पता। ऐसे कितने ही अनगिनत लोग थे जिन्होंने उस समय अपने जान को जोखिम में डालकर लड़ाई तो की। जब एक स्वतंत्रता संघर्ष का कहानी यही है कि हमने बिना लड़ाई के आज़ादी दी थी, चरखे से आज़ादी दी थी। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की, हम बात कर रहे हैं आज़ाद गोमंतक दल की, आरएसएस की। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल के इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में आज़ादी कैसे आई? देखिए, इतिहास हमेशा जीतने वाला ही लिखता है जी। तो इसलिए इस बार जो इतिहास लिखा गया वो उन लोगों के द्वारा लिखा गया जो उस आज़ादी के बाद सरकार में आए। जी। तो आप उनको इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने दूसरे नैरेटिव को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दुनिया में जब से इतिहास लिखा जा रहा है तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट को जगह दी गई हो। तो एक तरह से ये इसका कारण है कि इनको नहीं लिखा गया। मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि हाँ, ये दोनों चीज़ें अपने आप में वैलिड थी। एक तरह का मास मूवमेंट भी ज़रूरी था और एक तरह की आर्म स्ट्रगल भी ज़रूरी थी। तो मुझे लगता है कि दोनों ने कॉम्प्लीमेंट्री रह के एक दूसरे के साथ काम कर, एक दूसरे को के पूरक रहे ये। मतलब नेवल म्यूटिनी, कुछ लोग कहते हैं कि नेवल म्यूटिनी जो 1947 में हुई उसमें एयरफोर्स भी ज्वाइन कर गई थी और इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करने वाली थी। तो उसने ब्रिटिश राज को हिला दिया। ये सोचा कि अगर ये होने देते, ये तो चलो डिफ्यूज़ हो गई वो बात, अगर उसको होने देते तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था कि अगर सारी फौज जो इंडियन फौज थी वो सारी की सारी खिलाफ हो जाती तो ब्रिटिशों का तो नामो निशान भी नहीं मिलता। तो इसलिए उसका महत्व कम नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि चरखे ने कोई रोल ही नहीं प्ले किया या गांधी जी का कोई रोल ही नहीं था, तो वो भी हम इतिहास के साथ इंसाफ नहीं करे, क्योंकि मास मोबिलाइजेशन भी अपने आप में एक कारण था जिसके कारण द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस रियली रॉकेटेड। एंड अल्टीमेटली जो उसमें से वो निकाल सकते थे वो तो व्यापारी थे बेसिकली, वो तो आपके हित के लिए तो नहीं आए थे, वो तो अपना फायदा देखने के लिए आए थे। जब उन्होंने देखा कि इन लोगों को काबू में रखने के लिए जो आप शक्ति का
उपयोग करना पड़ रहा है, जो खर्चा हमारा पड़ रहा है, जो एनर्जी हमारी जा रही है, वो जो इनसे हम ले सकते हैं उससे ज़्यादा है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो उस परिस्थिति को क्रिएट करने में दोनों गठों ने का रोल था, आर्म रेवोल्यूशनरीज का भी था और जिन्होंने चरखा चलाया उनका भी था। मैं तो दोनों को इक्वल देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि हम ये कहें कि दे दी आज़ादी बिना ढाल, वो मैं उसका विरोध करता हूँ। खड़ग भी उठाया गया, ढाल भी इस्तेमाल की गई, बगैर ढाल के भी खड़ग उठा के लड़ाई की गई और उस लड़ाई के कारण भी इस पूरे आज़ादी की लड़ाई को अंजाम मिला। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर भारत में ईस्ट में ही उनकी इंडियन नेशनल आर्मी रुक गई तो क्या उनके रोल को हम जीरो समझेंगे? बिल्कुल, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो वहीं रुक गए थे, परिस्थितियां बदली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापानियों ने उनका सपोर्ट करना बंद किया, वो लोग तो भूखे गए और भूखे लड़े वहां पे। उसके बावजूद भी उन्होंने भारत के कुछ हिस्से आज़ाद करा लिए थे। उसके बाद अगर उनका नहीं कोलैप्स हुआ या भगत सिंह को अगर फांसी हो गई या मास्टर सूरज सेन को फांसी हो गई बाद में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका रोल नहीं था। उनका रोल डेफिनेटली था। बिल्कुल, हम उस रोल को नकार नहीं सकते। इसलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत है। इसलिए इन कहानियों को भी पब्लिक आई में लाने की आवश्यकता है कि वो थे, हम पूरे आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं उनके रोल के लिए, लेकिन उनका ये कहना गलत है कि ये नहीं थे, ये भी थे और इनका भी बहुत अहम किरदार रहा है इस युद्ध में। ये मेरा विचार है इसके बारे में। तो चलिए अंग्रेजी किताब पर वापस आते हैं। तो जब ये सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हुए और जैसा आपने कहा कि ना उनके पास पैसा था, तो आर्म्स थे, तो आर्म्स का जैसे उन्होंने लिए उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और एक हैदराबाद का कनेक्शन भी है जो कहीं ना कहीं कासिम रिजवी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से ही संबंधित, बिल्कुल संबंधित है। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, पहले तो इसके फाइनेंस की बात है। आपको पता है कि उसमें एक बहुत ऐसे कुछ नाम थे पूना के गुट में जो बाद में बहुत ज़्यादा पब्लिक में निकल के आए, बहुत लोगों ने उनको सराहा और बहुत लोगों ने जाना। दो नाम पर्टिकुलरली हैं जो महाराष्ट्र में लेजेंडरी हैं। एक है बाबा साहेब पुरंदरे। बाबा साहेब पुरंदरे एक हिस्टोरियन है जिन्होंने शिवाजी के काल पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं और इतने प्रोमिनेंट है कि वो ही इज़ दी अथॉरिटी ऑन शिवाजी एट द मोमेंट, ऐसा लोग कहते हैं। और उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्मश्री पद्मभूषण नहीं, पद्म विभूषण बाबा साहेब थे। वो उस समय थे। एक सुधीर फड़के जी थे जो फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर थे। उस समय करियर की शुरुआती हुई थी, उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ काम किया हुआ था। तो उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ को जाकर रिक्वेस्ट करी कि कुछ फंड्स आप प्रोवाइड कीजिए। जब उन्होंने देखा कि कोई मार्ग नहीं निकल रहा और ये लोग सब गए और उनके साथ उन्होंने बात की, तो लता जी ने ये कहा कि मैं आपको डायरेक्ट पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं कॉन्सर्ट करती हूँ पूना में, उस कॉन्सर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। तो एक अकॉर्डिंगली कॉन्सर्ट हुआ, उसके जो टिकट सेल्स थे वो पैसे इनको मिले और उन पैसों से इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन रन की। अब मेन इंटरेस्टिंग बात है ये हैदराबाद से आर्म्स लाने की। तो हैदराबाद में दो सोर्सेस थे आर्म्स के लिए उस समय, या तो गोवा था या हैदराबाद था। गोवा में रिस्क ये था कि एक तो वहाँ के रेट ज़्यादा थे आर्म्स एंड एम्युनिशन के, और दूसरा आपको इंटरनेशनल बॉर्डर के पार उनको स्मगल करके लाना पड़ता, तो वो बहुत बड़ा रिस्क था लाने का। और वैसे भी इंडिया में तो आप स्टैंड गन ब्रेन गन लेकर रोड पे तो नहीं घूम सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी नहीं डिक्लेयर करना था कि हम इसको दादरा के ऊपर हमला करने के लिए, नगर हवेली पे हमला करने के लिए ले रहे हैं, तो सीक्रेट भी रखना था। तो वो एक रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी थी। तो इसीलिए ये लोग हैदराबाद की तरफ गए। और हैदराबाद में बैकग्राउंड ये था कि जब हैदराबाद स्टेट विलीन नहीं हुआ था भारत में, तो भारत की फौज ने हैदराबाद को चारों तरफ से सराउंड करके एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था। ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता। ये ऑपरेशन पोलो का ही पार्ट, ऑपरेशन पोलो का ही हिस्सा था। और उससे काफी पहले ये लग गया था, ब्लॉकेड लग, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग गया था। कोई चीज अंदर नहीं आ सकती थी, कोई चीज बाहर नहीं जा सकती थी। उस समय जो हैदराबाद स्टेट की आर्मी थी वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़के वापस आई थी जी। और जब वापस आई थी तो अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार वहीं रख लिए थे। नए जो अत्याधुनिक हथियार जो निजाम साहब ने प्रोवाइड किए थे उन्होंने अपने पास रख लिए। उन्होंने कहा भारत जाइए, भारत में हम आपको नए हथियार दे देंगे, और वो कोई हथियार दिए नहीं। तो फौज ऐसी थी जिसके पास बोल्ट एक्शन राइफल्स थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। ऐसी फौज थी जो मतलब एक पेपर फौज थी देखी जाए तो। बहुत थोड़ी सी 8-10 हज़ार लोग ही थे उनके जो फौज के अंदर थे, 16,000 शायद मैक्सिमम पे थे वो। तो वही लोग थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसी दौरान एक पैरेलल ताकत उभरी जो कहते थे, जिन्हें रजाकार कहा जाता जी। रजाकार मुस्लिम यूथ जो था उस समय का बहुत अट्रैक्ट हुआ था रजाकार मूवमेंट की तरफ। और पहले जो अध्यक्ष थे उनके, एक चौधरी, अब मुझे वो नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चौधरी साहब जो अध्यक्ष थे उनको डिपोज करके एक कासिम रिजवी, एक स्मॉल टाइम लॉयर हुआ करते थे, उन्होंने उसको टेक ओवर किया और खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया रजाकारों का। और उन्होंने करीब करीब इतने मतलब एग्रेसिव थे वो कि उनकी मतलब मूवमेंट से अट्रैक्ट होकर करीब 2 लाख
मुस्लिम यूथ हैड जॉइंड द रज़ाकार मूवमेंट। तो वो लोग यूनिफॉर्म पहनते थे, परेड करते थे, और उनके कासिम रिजवी का ये कहना था कि मैं 5 लाख लोगों को सड़क पे ला सकता हूँ अगर जरूरत पड़े, हैदराबाद स्टेट के अंदर आज़ाद कराने के लिए, कि अगर इंडियन फौज करेगी तो मैं 5 लाख लड़के खड़ी कर दूंगा और ये सारे के सारे लड़ेंगे, लेकिन इनको हथियार चाहिए। तो निज़ाम ने कुछ हथियार, एक बिशप कॉटन करके, एक सिडनी बिशप कॉटन करके एक ब्रिटिश एविएटर थे जो एडवेंचरर थे एक तरह से देखा जाए, तो कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर पे इयान फ्लेमिंग ने बनाया था। वो इस तरह के फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी थे। तो वो हैदराबाद आए और उनसे निज़ाम ने बात किया कि मैं स्विट्ज़रलैंड से आर्म्स खरीद लेता हूँ, आप कराची से उनको स्मगल करके यहाँ लाइए। तो उन्होंने कराची से स्मगल करके फ्लाइट के ज़रिए से वो हथियार रज़ाकारों और आर्मी तक पहुँचाए। ये आइडिया था कि अगर रज़ाकारों को आर्म्स मिल जाएंगे तो रज़ाकार डिफेंड कर पाएंगे हैदराबाद को। लेकिन जैसे ही इंडियन फौज ऑपरेशन पोलो के तहत अंदर घुसी, सारे रज़ाकारों ने आर्म्स डाल दिए, या आर्म्स उठा के आर्म्स समेत तो अपने अपने गाँव में भाग गए, क्योंकि सोल्जर तो थे नहीं वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है। वो तो दे वर जस्ट कॉमन पीपल। यूनिफॉर्म पहनने से कोई सैनिक थोड़ी हो जाता है। सैनिक होने के लिए तो कितनी ट्रेनिंग, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो जो हथियार थे वो उनके पास थे और गाँव में उन्होंने छुपा के रखे थे, और वो बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट था आर्म्स का। उस ब्लैक मार्केट से इन लोगों ने हथियार खरीदे। तो यहाँ पे हथियार तो जैसा हमने देखा लिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कहानी एक बहुत अच्छी वॉर स्ट्रेटेजी की कहानी भी है, क्योंकि सिर्फ अगेन जैसा आपने कहा हथियार लेने से भी बात नहीं बनती जी। एक आपके हिम्मत भी होनी चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि एक वो पोर्टुगीज सेना पूरे पोर्टुगीज इंटेलिजेंस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, और बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल, जैसे हम कहते हैं कुछ 25-30 लोग थे। तो ये आपको कैसे थे, स्ट्रेटेजी कैसे बनी, क्योंकि सिटी बाय सिटी, एरिया बाय एरिया वो कैप्चर नहीं थे, पुलिस स्टेशन शुरू करेंगे, ये स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई कि अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक दुश्मन के खिलाफ बहुत कम रिसोर्सेज में जो संघर्ष कर आर्म्स मिलने के बाद, वो उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें शायद ये स्ट्रैटेजी बनाने में सबसे ज़्यादा रोल था बाबा साहेब पुरंदरे जी का, जो मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज पर बहुत लिखते थे, और उस समय भी शिवाजी महाराज के किरदार से बहुत प्रभावित थे और उनके बारे में बहुत रिसर्च वो कर रहे थे उस समय। तो शिवाजी महाराज की जो युद्ध नीति थी उसका मराठी में शब्द है गनीमी कावा। गनीमी कावा मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर, कि कैसे हम थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को हरा सकते हैं, सरप्राइज का एलिमेंट यूज़ करते हैं, डिसीट का एलिमेंट यूज़ करते हैं, है ना, और किस तरह से हम उनको इस तरह से अटैक कर सकते हैं कि जिससे हम उनको बरगला दें किसी तरीके से और उनको अटैक करें। तो ये गनीमी कावा एक स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट करनी शुरू की। उसके लिए चाहिए आपको लोकल सपोर्ट, और उसके लिए चाहिए आपको सुपीरियर इंटेलिजेंस, ताकि आपको पता हो आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग पे बहुत रोल प्ले किया। अब पोर्चुगीज टेरिटरी में आज़ाद गोमंतक दल के तो लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ वो अरेस्ट हो जाते तो सीधे डिपोर्ट हो जाते अंगोला, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट थे वहाँ पे। तो इसलिए ये पूना के गुट को दिया गया कि इंटेलिजेंस गैदरिंग आप कीजिए। तो इनमें जो इनके नेता थे राजा भाऊ वाकणकर, वो चूड़ी बेचने वाले बन के गए। अच्छा। उसके बाद कुछ 2 जने इनमें से अगरबत्ती बेचने वाले बन के गए। पुणे की कोई कंपनी अगरबत्तियां सप्लाई करती थी गांव-गांव में वहाँ पे, तो उनके कैश मेमोज लिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए, उनके सैंपल्स लिए, और सैंपल्स लेके अगरबत्ती बेचने वाले बन के गए, और पूरे इलाके में घूमे, और घूम कर कौन सी चौकी है, उसमें कितने सैनिक हैं, कितने आर्म्स हैं, उसका कम्युनिकेशन मेथड क्या है, कौन सी तार काटने से सिलवासा कट जाएगा उस चौकी से, कौन सी चौकी पहले ले तो सिलवासा से रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ पाएंगी। इस सब का उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड नक्शा बनाया, और वो नक्शा आप देखेंगे तो हैंड रिटन मैप जो है आपकी किताब के अंदर है। और एक शांताराम वैद्य जी थे, उन्होंने ये नक्शा बनाया था। उनके सुपुत्र जो है कैप्टन संजय वैद्य, उन्होंने मुझे ओरिजिनल नक्शा दिया। तो मैंने वो हैंड रिटन मैप आपकी किताब में है एज ए प्रूफ के, उसमें सारे एरोज मार्क्ड है, कहाँ से अंदर जाना है, कहाँ से बाहर आना है। तो एक तो ये हुआ, लेकिन सिलवासा थी कैपिटल। अब सिलवासा की कैपिटल के बारे में कैसे पता चले क्या है, क्योंकि बाकी सब जगह तो इन्होंने कर लिया। तो वहाँ पे सुधीर फड़के जी जो थे, उनकी पत्नी स्कर्ट पहन के अपने बाल कटवा के और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टूरिस्ट के रूप में वहाँ गई। और उन्होंने कैमरे से सब जगह वहाँ पे फोटो खींची कि सिलवासा की पुलिस चौकी कहाँ है, बाहर से कैसी है, क्या है। उन्होंने उसका पूरा फोटोग्राफ्स लिए। उनका भी बड़ा एडवेंचर हुआ कि पुलिस वाले ने पकड़ा, उन्होंने बहुत शोर मचाया, उन्होंने कहा तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो, अकेली औरत देख के तंग कर रहे हो। उन्होंने अपना कैमरा ज़मीन पे फेंक दिया, और पुलिस वाले ने हाथ जोड़ के बोला माँ तू ये उठा और जा यहाँ से। तो उठा के ले आई और फोटो दे दिए सारे। अब चौकी के बाहर का तो पता चल गया, अब चौकी के अंदर का कैसे पता चले? उसके लिए 2 लोगों ने जाके वहाँ भीख मांगी। 2 लोग भिखारी बन के गए सिलवा, क्योंकि पोर्चुगीज टेरिटरी में भीख मांगना क्राइम था। तो पहले दिन भगा दिए गए, दूसरे दिन भगा दिए गए, तीसरे दिन अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होके जब वो अंदर गए तो उन्होंने पूरी चौकी का अंदर से नक्शा बनाया, और इनके पास टोटल डिटेल्स आई। खैर उनको पता चल गया था कि ये भिखारी नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट करने की तैयारी में थे। तो पहले दिन वो लोग वहाँ से भाग गए।
और उनके ऊपर गोली भी चली, उनमें से शांताराम वैद्य जी की पीठ में भी लगी वो गोली, लेकिन उसके बावजूद वो भागते गए और भाग के वो इंडियन टेरिटरी में आ गए। और सरप्राइजिंग बात यह कि उन दोनों की उनको हथकड़ी बांध के रखा गया था। इवन टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए उनको इकट्ठे भेजा जाता था, ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो दोनों हथकड़ी समेत ही कूदे, वॉशरूम गए, अंदर से दरवाजा बंद किया और उसके वॉशरूम की दीवार के ऊपर से कूद के बाहर गए। और उनका एक साथी ऑलरेडी बाहर था, ये भागते गए और साथी एक लोहार को पकड़ के लाया। वो लोहार मान नहीं रहा था, तो उसको धमकी देके उस पर एक कुल्हाड़ी रख के उसको लाया गया और वो कटवाई गई। इतनी देर में पुलिस वाले बाहर आ गए, उन्होंने गोलियां चलाई, गोलियां चलाने के बावजूद ये लोग भाग गए और जंगलों में चले गए। तो ये सारा डेटा इकट्ठा हुआ और इस डेटा के आधार पर उनको एग्जैक्ट मैपिंग पता थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ कितनी कितनी फोर्स है। इसके अलावा कुछ नई भर्तियां हुई थी सिलवासा पुलिस में, इसमें इनके 2 आदमी भर्ती थे ऑलरेडी, तो वो लोग भी अंदर से इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि क्या चल रहा है। इस तरह एक बड़ा नेटवर्क इन्होंने एस्टैब्लिश किया जिसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो ये इन्होंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर की। दूसरा, सुधीर फड़के जी ने वहाँ पे एक लवाचा करके जगह है, वहाँ एक आश्रम था जो इनका बेस बना। उस बेस पर उन्होंने भजन संध्याएं की और भजन संध्याओं में जो प्रमुख नागरिक थे सिलवासा के, दादरा नगर हवेली को, उनका इनवाइट किया और उनके साथ शेयर किया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो जो लोग मदद करने के लिए मान्य हो गए, तो एक लोकल कॉन्टैक्ट नेटवर्क भी इनका तैयार हो गया। तो एक तरह देखिए कि सतही तौर पे काम किया इन्होंने, हवा में काम नहीं किया, सब अर्थ ग्राउंड लेवल पे काम किया और इससे इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके स्ट्रैटेजी बना के और हमला किया। बिल्कुल। और फिर इस हमले को जितना हम देखते हैं, जब से इन्होंने सोचा कि हमें इसको आज़ाद कराना है और ये मूवमेंट शुरू हुई, कितना समय इस सब में लगा? क्योंकि मैं ख्याल आपने जिक्र करा था शायद कुछ 20,000 के करीब ही आबादी थी। हाँ, मिस्र जी थी। 3-4 महीने के अंदर सारा हो गया, क्योंकि ये मार्च में शायद लता जी को अप्रोच किया था जी। उससे पहले इनकी सोच विचार चल रही थी। अप्रैल में शायद वो कॉन्सर्ट हुआ। उसके बाद हम समझे कि 15 अगस्त 1954 को तो विक्ट्री रैली हुई थी वहाँ पे, इसमें पूरी तरह से इसको आज़ाद घोषित कर दिया गया था। तो पूरी जो एक्चुअल लड़ाई थी वो तो शायद 15 दिन ही चली जी, 15-16 दिन चली, जिनमें से 9 दिन तक तो ये बाढ़ आने के कारण नदी के किनारे पर फंसे हुए थे। तो 5-6 दिन की लड़ाई हुई एक्चुअल जो हुई वो, तो पर वो पूरा प्रोसेस मैक्सिमम 4 या 5 महीने का रहा। 5-6 दिन की लड़ाई जिसमें कुछ 25-30 लोग, ये तो जो बहुत से ज्यादा यंग लोग थे जी, आपने कहा काफी 20-25 साल की उम्र के, 18 साल से ऊपर, 18 साल से और उन्होंने एक गुलामी की जंजीरों को 5-6 दिन में अगर आप देखें तो जी जोड़ा। और इसमें लता जी का आपने जब जिक्र करा तो आई थिंक उनका कुछ कनेक्शन था गोवा के, गोवा से मंगेशकर जो नाम उनका आता है वो मंगेशी टेम्पल से आता है। ये गोवा में एक मंदिर है जो इनकी डायटी है और वहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगाली लोगों के आवागमन में भी वहाँ हरकत पैदा कर रहे थे, आने जाने नहीं दे रहे थे लोगों को। तो मानसिक रूप से बहुत वो हर्ट थी इस बात से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जब इन लोगों ने पूरी कहानी उनको बताई तो लता जी, मुझे बाबा साहेब पुरंदरे जी ने ही बताया था कि लता जी वैसे कभी चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल फेस लगा के बैठी थी। तो जब पूरा खत्म हुआ तो हम वहाँ से उठे सोच के कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हमने देखा उनकी एक आंख से ऐसे आंसू आ गया था, इतना वो इमोशनली उसमें चार्ज हो गई थी। और उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि आप पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपकी मदद करना मैं अपने मंगेश के सेवा के बराबर मानती हूँ, इसलिए मैं आपको ये करूँगी। और सिलवासा जब लिबरेट हुआ तो सिलवासा लिबरेट होने पर जो पहला टेलीग्राम वहाँ के पोस्ट ऑफिस से गया वो सुधीर फड़के जी ने लता मंगेशकर जी को किया था और उसमें लिखा था सिलवासा लिबरेटेड जी। और उसी ने हम देखते हैं कि आगे न्यू दिल्ली गोवा और आगे की आज़ादी के बिल्कुल। तो यहाँ पे नीलेश जी हम जैसा देखते हैं कि 1954 में आई थिंक लिबरेशन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जैसा मैंने बुक में पढ़ा तो आधिकारिक तौर पर जो भारत का हिस्सा बनने में आई थिंक लगभग 7 साल लगे जी। और पुर्तगालियों ने तो उसके भी काफी बाद इसको अपने एंड पर एक्सेप्ट करा था। वो तो बहुत बात। ये जो समय था ये क्यों लगा और इन सबसे पहले इन 7 सालों में क्या माहौल रहा दादरा नगर हवेली? जी। वो ये क्या हुआ कि ये लोग तो गए थे शुद्धतः राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर, इन्हें उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करने की इच्छा या अपने को कोई उसमें से फायदा मिले, किसी प्रकार का इस तरह की इच्छा नहीं थी। बल्कि बीच में एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि जब सिलवासा को कैप्चर किया इन्होंने, जो कैपिटल थी, तो वहाँ की ट्रेजरी में कुछ पैसों में ऐसा लगा कि किसी ने कुछ निकाल लिया उसमें से। तो इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उसके खिलाफ कि उस इंसान को तुरंत वहाँ से बैनिश कर दिया और उस पर इतने ज़बरदस्त पहरे लगा दिए और इतने प्रोसीजर्स क्रिएट कर दिए कि इसमें से एक पैसा भी कोई तिजोरी में से निकाल के बाहर ना ले जा सके। 2 गोवा के और 2 पुणे के कार्यकर्ता परमानेंटली वहाँ रहते थे।
एक सेट सैंक्शन करता था और एक सेट एक्चुअली एग्जीक्यूट करता था, और दोनों के साइन के बगैर एक पैसा भी वहां से नहीं निकल सकता था। इतना उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया। तो इसीलिए जब ये लिबरेशन हो गया तो उन्होंने कहा भाई हमारा काम हो गया, हम अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। या अधिकतर लोग सारे के सारे वापस चले गए। वहाँ पे एक सज्जन थे, वो अप्पा करमलकर करके, वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहे। विश्वनाथ लवांदे कुछ 2-3 महीने रहे, जो आज़ाद गोमांतक दल के प्रेसिडेंट थे, वो 2-3 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर वो भी चले गए। अप्पा करमलकर 1 साल के लिए रहे, और एक नाना काजरेकर थे, वो चीफ ऑफ पुलिस के रूप में वहाँ रहे, जस्ट टू हेल्प द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इन्होंने खुद कोई रोल नहीं प्ले किया उसमें, और उसमें इन्होंने जो 72 गाँव थे वहाँ के सरपंचों को बुलाकर और एक चुनाव कराया, जिससे एक वरिष्ठ पंचायत बनाई, और वो वरिष्ठ पंचायत एक तरह लेजिस्लेचर का काम करती रही, और वहाँ के कार्य जितने भी हैं वो सारे के सारे करती रही, वहाँ के डेवलपमेंट वर्क सारे के सारे करती रही, टैक्स इकट्ठा करती रही, वो उसको सरकार को चलाती रही। लेकिन ये वरिष्ठ पंचायत साथ साथ भारत सरकार को एप्लीकेशन लिखती रही कि कृपया हम आज़ाद नहीं रहना चाहते, हमें कृपया अपने में विलीन कर लीजिए, और भारत सरकार ना करती रही। इस दौरान पुर्तगाली सरकार ने भारत सरकार से इजाज़त मांगी, ये कह के कि ये जो प्रदेश है ये हमारी मलकियत है, और हमें पेशवा सरकार ने एक ट्रीटी के तहत हमें ये दिया है एज आवर ओनरशिप, और ये हमारा प्रदेश है, और इसको छुड़ाने के लिए आपके भारतीय, मैंने बताया ना दमन और दीव के बीच में 35 किलोमीटर भारत था, इसमें से सशस्त्र सेना भेजने की परमिशन दीजिए। अच्छा। जब भारत ने वो नहीं दी तो वो लोग वर्ल्ड कोर्ट में गए, और 7 साल तक वर्ल्ड कोर्ट में केस चला, जिस दौरान इन लड़कों ने पूना में अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज में जाके वो ओरिजिनल ट्रीटी निकाली। ओके। और उस ट्रीटी को निकाला, और कई बातें सामने आई। एक तो ये कि पुर्तगालियों ने ओरिजिनल ट्रीटी जो है संधि थी उसको नहीं लॉन्च किया था वर्ल्ड कोर्ट में, उसकी पुर्तगीज ट्रांसलेशन की थी, और उसमें और ओरिजिनल मराठी संधि में टर्म्स में फर्क था, वो उन्होंने पॉइंट आउट किया। दूसरा, संधि की किसी भी कॉपी पे दोनों के सिग्नेचर नहीं थे, एक पर केवल उनकी रानी मारिया के सिग्नेचर थे और एक पे केवल पेशवा सरकार के थे कॉपीज पे, एक पे नहीं था, इसलिए वो संधि वैलिड ही नहीं थी। फिर उस संधि के टर्म्स के तहत पुर्तगालियों को मलकियत नहीं दी गई थी उस इलाके की, उन्हें वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। ये सिद्ध हुआ वर्ल्ड कोर्ट में। तो वर्ल्ड ओनर नहीं पता, ओनर नहीं थे वो, दे वर ओनली एजेंट्स हु वर कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द पेशवा सरकार। और ये भी एक कागज मिला जिससे ये हुआ कि चूंकि ये अच्छी तरह सर्विस नहीं दे रहे थे, इसलिए इनका ये अधिकार मतलब डिशोर टर्मिनेट कर दिया गया था। डिफैक्टो तब तक मराठी कमजोर हो गए थे और पुर्तगालियों को फिजिकली नहीं वहां से भगा पाए, लेकिन उन्होंने वो अधिकार टर्मिनेट कर दिया था। इन सब कागजों के आधार पर वर्ल्ड कोर्ट ने 1961 में ये भारत के फेवर में दिया डिसीजन दिया कि वहां से भारत बाध्य नहीं है किसी ट्रीटे के द्वारा इस इलाके में से इनकी फौज को जाने देने का। ये जब हुआ तब फिर विलीनीकरण की बात चालू हुई, और तब ये विलीन हुआ, और चूंकि तब ये अधिकार इनको मिल गया और इसके विलीनीकरण हो गया, इसलिए गोवा, दमन एंड दीव में जाने का भी रास्ता खुल गया। और 1961 में आधिकारिक तौर पर इसका बहुत बाद में विलय उनके पार्लियामेंट, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई। जब वो कार्नेशन रेवोल्यूशन हुआ और नई सरकार वहां पर आई, उस सरकार ने ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके पार्लियामेंट ने उनको इस विलीनीकरण को एक्सेप्ट किया। वो बहुत बाद में हुआ। तो यहाँ नरेश जी एक बात और आती है, हम बात कर रहे हैं भारत की आज़ादी, क्योंकि आज़ादी का ही एक भाग है, लेकिन आज पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल बाद एक किताब लिखी गई है, आपके द्वारा वो लिखी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जब हम 1961 में जब विलय हो गया तो आज़ाद हुआ था कि भारत पूर्ण रूप से आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। आज भी यदि आप बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, तो जो लोग यहाँ पे लड़े, चाहे वो गोमंतक दल से थे, आरएसएस से थे, या कम्युनिस्ट थे, या ट्राइबल्स जो भी, तो आज भी जब हम बात करेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स इंडिया में कौन थे, तो इनका नाम नहीं आता, इनका कहीं नहीं आता। तो इसकी आपके विचार में क्या वजह है? 2 तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि वेस्ट स्ट्रीम मीडिया ने इनको बिल्कुल टोटली निगलेक्ट कर दिया, इनकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि शायद इसलिए कि उनको ये लगा कि ये बहुत छोटी लड़ाई है। 20,000 लोग, 72 गांव, 500 स्क्वायर किलोमीटर, कौन सी बड़ी लड़ाई होगी जिसके लिए किया जाए। एक विचार ये हो सकता है, लेकिन इसकी अगर आप रेप्रिकॉशंस देखें तो ये लड़ाई ना हुई होती तो ना केस हुआ होता, ना केस डिसाइड होता तो ना कभी गोवा, दमन, दीव में रास्ता खुलता फौज को भेज के उसको आज़ाद कराने का। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने तक सीमित नहीं है, इसकी बहुत ब्रॉडर है इंपॉर्टेंस, जो लोगों ने नहीं देखी। तो एक कारण तो ये कि इसको बहुत छोटा लड़ा समझा गया। दूसरी बात, जो ये लोग जिन्होंने इसमें भाग लिया वो कभी कहीं सत्ता में नहीं आए। राइट। उसके बाद वो अपने रूटीन कामों में चले गए। कोई क्लरिकल पोजीशन में था, कोई छोटी मोटी खेती करता था, कोई कुछ करता था, सब लोग छोटी छोटी बेस में चले गए। प्रभाकर सिनारी साहब और नाना काजरेकर साहब, ये दोनों लोग पुलिस में भर्ती हुए, IPS में, एंड अल्टीमेटली रिटायर्ड एज IG
other very senior positions, they retired from the government of India. But लेकिन कोई भी उसमें ऐसा नहीं था जो छाती ठोक के कहा देखो मैंने ये किया देश के लिए, देखो मैंने ये किया देश के लिए। बट जब जिन लोगों को आज की तारीख में भी उसके बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप सोचिए कि वो लोग तब कैसे रहे होंगे। अब तो 2-3 लोग हैं जिनको मैंने पीछे लग के डेढ़ साल तक पीछे लग के ये कहा कि आप अपने लिए मत बताइए, आप इस संघर्ष के लिए बताइए, ताकि अगली पीढ़ियों के लिए ये संघर्ष हो। नहीं तो जब आप चले जाएंगे तो आपके साथ ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। तो ये कौन इंस्पायर करेगा लोगों को? बिल्कुल। तो इस बात से वो थोड़े से खुले। तो क्योंकि ये लोग भी बात करना नहीं चाहते थे, ये किसी ऐसी पोजीशन में नहीं आए जहां पे इनको ये इसको फैलाने का मौका मिले या इसके बारे में ध्यान केंद्रित हो। और सेकेंडली जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो चाहती थी कि सिर्फ चरखे को ही इंपॉर्टेंस दी जाए, बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस ही ना दी जाए, इसलिए बाकी सबको पीछे ढकेल दिया गया, सिवा उनके जिनको ढकेलना संभव नहीं था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम उस समय मेन स्ट्रीम थे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे कि आप नहीं कर सकते थे उनको। आफ्टर ऑल आज स्कूल का बच्चा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जानता है, लेकिन मदन लाल ढेंगड़ा कितने लोग जानते थे, जबकि उनका रोल क्या कम था। मास्टर सरजू सेन मैं बोलूंगा नाम, तो चिटागांव के बाहर लोगों को मास्टर सरजू सेन का नाम नहीं पता होगा। जो मैंने बहुत पढ़ा है नेवल अपराइजिंग के बारे में, लेकिन आज की तारीख में मुझे भी नाम याद नहीं कि उनके नेता कौन थे। मतलब ऐसे बहुत लोग गुमनामी में चले गए क्योंकि हमने उनके नैरेटिव को किसी प्रकार का मेन स्ट्रीम महत्व नहीं दिया। वो महत्व लाने का अब बहुत जगहों से प्रयास हो रहा है, और इस प्रयास में मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा इस पुस्तक के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की। छोटा नहीं तो कहूँगा बहुत बड़ा है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल के बाद ये किताब आई है, लेकिन एक तरह से अच्छा है कि फाइनली बेटर लेट देन नेवर, जैसा कहते। तो नहीं, जैसा आपने शुरुआत में बताया था कई ऐसे लोगों से मिले, तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बुक लिखना काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि आपने प्राइमरी रिसर्च भी करी, सेकेंडरी भी करी जी, लेकिन प्राइमरी रिसर्च करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो आपने जिक्र करा था कि सर्वाइव करे जी, बिल्कुल जिस टाइम आपने पढ़ना शुरू करा, फिर आपने उनके हैंड रिटन नोट्स लिए, और ये प्रोसेस कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए बहुत मुश्किल रहा ये, क्योंकि एक तो बहुत साल बीत चुके हैं इसको, मतलब जिन लोगों से बात करनी है, टाइम के साथ श्रुति धूमिल हो ही जाती है थोड़ी सी, और धूमिल भी हो जाती है, और एक टेंडेंसी भी होती है कि जो हमने किया हम उसकी बखान ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस वही रहता है। अगर इनमें से कोई 2 लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ सिलवासा की चढ़ाई के लिए 3 दिन के लिए आए थे, तो उनको उतना ही हिस्सा पता था, और उन्होंने उसी हिस्से के बारे में बढ़ चढ़ के मुझे बताई डिटेल में। तो अब कुछ और थे जो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ और थे जिन्होंने बाद में खानवेल की लड़ाई लड़ी, जो लास्ट फाइनल लड़ाई सिलवासा के बाद लड़ी गई, तो सब लोग हिस्सों में थे उसमें। और किताब में आप देखेंगे कि मेरे एडिटर के पास जब ये किताब गई, तो द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी वाज पीपल जस्ट कीप कमिंग एंड वॉकिंग आउट। आई सेड दैट इज हिस्ट्री, व्हाट कैन आई डू टू इट? आई कैन नॉट फोर्स पीपल टू कम इन एंड स्टे। जो गए सो गए, जो आए सो आए, जितने लोग हैं वो है। तो अब इतने सारे लोगों के इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स, उनको सबके लेके एक लीनियर नरेटिव बनाना जो एक पॉइंट से बी, पॉइंट से सी से डी जाके अल्टीमेटली जी तक जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर ये भी था कि इसमें कई बार वर्जन्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी थे जी। मैं नहीं बोलता किसी ने झूठ बोला, पर अब 75 साल के बाद 92-90 साल की उम्र में कितना आपको याद रहता है? राइट। हम लोग नाम भूल जाते हैं, बिल्कुल। मिले हुए लोगों के कितने कॉन्टेक्ट भूल जाते हैं हम लोग आज की तारीख में ही, जबकि हमारी उतनी उम्र नहीं है। तो लेकिन ये उनका भूलना भी स्वाभाविक था। तो कई चीज़ें विस्मरण हो गई थी, कई चीज़ें गैप आता था डेटा में, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ पहुंचे, बीच में क्या हुआ। अब वो सब ढूंढने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी, वो भी मुश्किल था। इन सब व्यू पॉइंट्स को रिकनसाइल करना पड़ा। कई जगह ऐसा होता था, पुणे वाले लिख रहे हैं हम 12 जने गए और वहाँ पहुँचे, और गोवा वाले कह रहे हैं कि हम 5 जने गए, और थोड़ी देर बाद दोनों कहने लगते हैं कि हम 29 हो गए। तो 12, 5, 29 कैसे हुए, बाकी कहाँ से आए? तो ये उनका कहना अलग आसान था, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी नैरेटिव्स लिखी थी। मैं तो एक समग्र कहानी लिख रहा हूँ, मेरे लिए जानना जरूरी है कि वो 17 लोग आए कहाँ से। मैंने उनको भी ढूंढना शुरू किया, तो लोकल जाके बात की, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देखी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हफ्ते लग गए ढूंढने के लिए कि ये फिगर रिकनसाइल होनी चाहिए। अल्टीमेटली उनके नाम मेरे पास है कि कौन से लोग थे वो जो 29वें थे, तो उनको मैंने ट्रेस किया कि वो कौन से ग्रुप से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, कौन उसका नेता था, फिर उसको किताब में डाला। तो ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन ये सारा डेटा मैंने सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज से बात करके लिया, उनके लिखित डॉक्यूमेंटेशन से लिया, और इसको सबको मैंने गवर्नमेंट रिपोर्ट से, वर्ल्ड कोर्ट की जजमेंट से, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से क्रॉस चेक किया। और वो क्रॉस चेक करके इस किताब में आपने पढ़ी तो देखा होगा कि मैं नहीं चाहता था कि कोई समझे ये मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि अगर ये इतिहास है तो एक बहुत सुपीरियर किताब है।
और अगर ये मनगढ़ंत है तो ऐसी 1760 किताबें हर घंटे लिखी जाती हैं, इसमें एक मनगढ़ंत हीरो बना के आप मनगढ़ंत कहानी डाल देते हैं। तो उसको इतिहास के रूप में उसकी इज्जत दिलाने के लिए मैंने इसमें 274 साइटेशंस दिए हैं। हर एक में एक किताब का रेफरेंस है कि किस किताब से, किस डॉक्यूमेंट से, किस जगह से इसको लिया गया है। तो ये सब कुछ इकट्ठा करना, उनको सबको इकट्ठा करना, एक एक सेंटेंस को वेरीफाई करना, क्योंकि मेरे एडिटर्स जो हैं वेस्टलैंड के बहुत अच्छे थे। कार्तिका जो वहाँ की पब्लिशर है, उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था, मुझे एक पैराग्राफ भी ऐसा नहीं चाहिए जिसको तुम सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते। राइट। तो उसके कारण बहुत सारी डिटेल्स जो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखी थी मुझे काटनी पड़ी, क्योंकि मुझे उनका सब्सटैंशिएशन नहीं मिला। अच्छा, उनको अगर आप निकाल देते हो तो कहानी की कंटिन्यूटी फिर भी बना के रखनी है। राइट। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन चूंकि कोई चाहता था कि मैं लिखूं, उसने मुझे शक्ति दी कि मैं इन चैलेंजेस को ओवरकम करके मैं इस कहानी को बना सकूं। वो बना पाया। आई थिंक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शायद ये डेस्टिन्ड था, और बिल्कुल फाइनली बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों बाद हम एक वो किताब पढ़ रहे हैं जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। मैं मानता क्योंकि दादर नगर हवेली, जैसा हमने शुरू में जिक्र करा था, हम नक्शे में भी शायद बहुत लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं होना चाहिए उसका अपना एक कहानी है। आज़ादी के संघर्ष का एक अनछुआ पहलू जो नीरज जी आपने कवर करा है, और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और समझें हमारे आज़ादी के संघर्ष को, कि चरखे ये बियॉन्ड भी बहुत सा आज़ादी का संघर्ष था जो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट था। और वास्तव में अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, कैसे शेप हुआ और क्या क्या हुआ आज़ाद भारत में, तो ये वो बुक है जो मैं सबको कहूँगा पढ़ने के लिए। नीलेश जी, आपने किताबी बातों के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।